और शुड। शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन, प्रयोग अनरियल सिचुएशन, ये शायद लिख लिए हैं, है ना। देखिए, शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन, UNREAL, अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने वाले, रियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लाउज में पोलाइट एडवाइस, फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लाउज में पोलाइट POLITE, पोलाइट और इम्प्रूवमेंट के लिए, पोलाइट और इम्प्रूवमेंट, IMPROVEMENT, इम्प्रूवमेंट के लिए शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के प्रिंसिपल क्लॉज में पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए डांट फटकार, किसी को डांटते नहीं है, डांट फटकार के लिए होता है, स्कोल्डिंग करने का सेंस में होता है, के लिए होता है। एग्जाम्पल से और सुंदर समझ में आए। एग्जाम्पल लिखिए, इफ ही वेयर यू, अगर वह तुम होता, मतलब अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जगह होता, ये कहना है। इफ ही वेयर यू, कमा, ही शुड नॉट डू इट, he should not do it, मतलब अगर वह तुम होता तो वह ऐसा नहीं करता। थोड़ा एक और एग्जांपल इसी में, इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता, इफ आई वेयर यू, कमा, आई शुड नॉट चीट हिम, आई शुड नॉट चीट हिम, ठीक है। तो अगर मैं तुम होता तो मैं नहीं क्या करता, तो मैं उसको चीट नहीं करता। चलिए, तो ये था हमारा शुड, शुड का हिंदी हुआ चाहिए। अब आते हैं ought to। दो ही ऐसा मॉडल वर्ब है जहां पर टू लगता है, कौन कौन सा आपको पता है? यूज टू एंड ought to, और दोनों का हिंदी होता है चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। यू ought टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। अंतर क्या है? एक में मोरल ऑब्लिगेशन आ गया, एक में जनरल सजेशन आ गया। शुड से जनरल सजेशन दे, हमारे पास क्या है अभी? ought to। ought, पहला यूज लिखिए ought to, आइए।
ought to का फर्स्ट यूज लिखते हैं। ought to का प्रयोग, ought का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल MORAL, मोरल OBLIGATION, ऑब्लिगेशन, OBLIGATION, मोरल ऑब्लिगेशन हिंदी में क्या कहते हैं? नैतिक कर्तव्य या नैतिक कार्य। ठीक, मोरल ऑब्लिगेशन। डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी DESIRABILITY, डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी, और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एक मोरल ऑब्लिगेशन, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य से है। एग्जाम्पल, we ought to love our country, we ought to, OUGHT, we ought to love our country, तो हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस, you ought to help your poor friends, you ought to help your poor friends, आइए, आपको अपने गरीब दोस्त की मदद करनी चाहिए। आइए, you ought to help your poor friends, you ought to help your poor friends, मीनिंग क्या हुआ? अच्छा, यहां पर अगर ought to की जगह should लगा देंगे तो क्या हो गया? मोरल सजेशन हुआ? नहीं हुआ। यहाँ नैतिक बात हुआ। नैतिक बात समझते हैं? नैतिक कार्य का मतलब हुआ एक तरह का ये धर्म है, ये एक तरह का पुण्य का काम है जो नैतिक कार्य है। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखिए। स्टूडेंट्स ought to work hard, स्टूडेंट्स ought to work hard, स्टूडेंट्स ought to work hard, विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। चलिए, तो ये था हमारा ought का यूज, जिसमें हमने मोरल ऑब्लिगेशंस, डिजायरेबिलिटी एंड ड्यूटी के बारे में समझा। अच्छा, स्टूडेंट्स ought to work hard, ये क्या है? ये कर्तव्य की बात हो, ड्यूटी है। विद्यार्थी का काम ही है पढ़ना, और कोई काम नहीं है। और जो भी वर्क है वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी में पढ़ाई ही है। ought का दूसरा एग्जाम्पल रूल लिखिए, सेकेंड रूल ऑफ ought to, ought to का दूसरा रूल लिखिए। ought to का प्रयोग, ought to का प्रयोग, ought to का प्रयोग strong probability, strong probability, PROBABILITY, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रबल संभावना। आई मीन संभावना बहुत अधिक हो। आपको अगर याद होगा, हम लोग हायर पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किए, याद है? इट मे रेन टुडे, ही मे कम हेयर टुडे। ये मे क्या बता रहा था? हायर पॉसिबिलिटी। एक बार ought to से भी हम स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, आई मीन द हायर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए।
ought to का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ought to का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। He ought to win the race. He ought to, O-U-G-H-T, he ought to win the race. अब बताइए उसकी रेस जीतने की संभावना कितना है? बहुत अधिक है। ought to, और यहां ought to की जगह मैं भी लगा सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल, द फिल्म ought to be, the film, F-I-L-M, the film ought to be, the film ought to be a great success. The film ought to be a great success. Okay, the film ought to be a great success. तो इस फिल्म को बहुत ही सफल होना चाहिए। चलिए ought का अगला प्रयोग, रूल नंबर 3, ought के लिए नेक्स्ट रूल फटाफट। ought to का प्रयोग, ought to का प्रयोग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। हाँ, ought to का प्रयोग एडवाइस, ought to का प्रयोग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या जाता है? एग्जाम्पल, you ought to read the Gita. You ought to read the Gita. आपको गीता पढ़ना चाहिए, ये एक सलाह है। गीता समझते हो? ये सीता की बहन गीता नहीं है, ये इट्स द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो गीता भगवान जी का उपदेश है। हाँ, ये और मोमबत्ती जलाने की तैयारी कर रहे हो ना जी? 22 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है हमारे देश में। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि विद्यार्थी को सवेरे उठना चाहिए, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे कि स्टूडेंट्स शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या स्टूडेंट्स ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो लग सकता है। एक एग्जांपल लिख दीजिए कि आपके लिए है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिख दीजिए ना, लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना मजा आएगा। स्टूडेंट्स ऑट टू, ऑट का स्पेलिंग होता है O-U-G-H-T, students ought to get up, students ought to get up early in the morning. मॉर्निंग कहोगे तो 8 बजे भी मॉर्निंग में होता है। अर्ली इन दी मॉर्निंग लगाइए, वहां विद्यार्थी को सवेरे उठना चाहिए, जैसे कि आप लोग उठते हैं। हाँ, देखिए मैं क्या बोला, मैं बोला, बार बार बोला, अभी भी बोलता हूं, तुम पढ़ोगे, तुम भी बोलोगे, तुम भी दूसरे। ये मॉडल वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब अभी क्या कहें हम कि यहाँ सजेशन देने के लिए हम शुड लगा देंगे, यहाँ ought to लगा है, कहाँ आप ought to लगा देंगे तो देखो अरे ये शुड क्यों लगा दिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन के लिए 2-3 मॉडल वर्ब का यूज हो जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, तो अगर इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब जहां सजेशन देना है वहां शुड और ought to दोनों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा ऑप्शन होगा विच वुड बी 100% अप्रोप्रिएट, और हम उसको टिक करेंगे। चलिए ought to का अगला रूल, 2 रूल लिखे, 3 हो गए, चलिए चौथे की तरफ बढ़ जाते हैं।
एक ought to का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी के लिए होता है। देखिए, ought to का प्रयोग, ought OUGHT, ought to का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी, स्पेलिंग लिखिए LOGICAL, लॉजिकल, NECESSITY, लॉजिकल नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, नेसेसिटी का स्पेलिंग NECESSITY, SSITY, ये है तार्किक आवश्यकता। तार्किक, जहां तर्क होता है, तार्किक आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, अदिति ought not to be late. अदिति, ADITI, अदिति ought, OUGHT, ought not to be late. LAT, मतलब अदिति को देर नहीं होना चाहिए, अदिति को देर नहीं करना चाहिए। एक लॉजिकल नेसेसिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल यहीं पे लिख दीजिए, आदित्य ought to start at once. आदित्य ought to, OUGHT, ought to start at once. At once, at once फ्रेज है, मतलब हुआ इमीडिएटली या सून। तो आदित्य को जल्दी शुरू कर लेना चाहिए, ये भी एक लॉजिकल नेसेसिटी में ही आता है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग थोड़ा सा और आगे। ought to का पास्ट फॉर्म नहीं होता है, जैसे मे का माइट होता है ना, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, आइए उसी तरह से ought to का कोई पास्ट नहीं होता है। चलिए, अब हम निकल चलते हैं मस्ट की ओर, फटाफट मूव करेंगे, आज इसको खत्म करना है। मस्ट, 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 मस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा यहां बता दूं, ये देख लीजिए, ये है मस्ट और ये है हैव टू। हैव टू, दोनों में क्या अंतर है, ये बात समझिए। सबसे पहला अंतर ये हैव, मस्ट ये मॉडल वर्ब के लिस्ट में है और ये हैव टू मॉडल वर्ब के लिस्ट में नहीं है। 13 मॉडल वर्ब लिखे हैं, उसमें हैव टू नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि आई मस्ट गो होम, और फिर आप कहते हैं कि आई हैव टू गो होम, दोनों में क्या अंतर है? जो मीनिंग मस्ट का है वही मीनिंग हैव का है, जो मीनिंग कैन का है वही मीनिंग एबल टू का भी है, कैपेबल ऑफ का भी है। तीनों का मीनिंग एक ही है। आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, तीनों का बात एक ही हुआ। उसी तरह से मस्ट में और हैव टू में अंतर क्या है देख लीजिए। जहां मस्ट लगा है यहां पर कोई बाहरी दबाव नहीं है। अब मान लीजिए कि हमको बहुत जोर भूख लग रहा है, तो हम कहते हैं हेलो आई मस्ट ईट समथिंग, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रहा है, हमको खाना है। तो खाना यहाँ क्या हो गया, कंपलसरी लग रहा है, मतलब एसेंशियल है। खाना यहाँ नेसेसिटी की तरह लग रहा है, जरूरत लग रहा है कि ऐसा करना है। हैव टू का यूज होता है जहां बाहर से दबाव हो। बाहर से दबाव समझ रहे हैं? अब मान लीजिए मैंने किसी से कोई किताब लाया कि मैं 2 दिन में तुमको वापस कर दूंगा। अब हमको अब मैंने वापस नहीं किया, 1 सप्ताह के बाद वो मुझे कह रहा है कि जल्दी किताब मेरा वापस करो,
तो अब मैं क्या बोलूंगा कि आई मस्ट रिटर्न हिज बुक कि आई हैव टू रिटर्न हिज बुक? हैव टू, दबाव है बाहर से। बात समझ में आ रहा है? आप घर से निकले कि शाम में 6 बजे आ जाएंगे हम घर, आपने घर में खबर किया। आप 7 बजे तक बाहर हैं, आपके दोस्त कह रहे हैं सुनो ना अभी 7 बजा है, 1 घंटा और रुकते हैं ना। आप कहते ओ आई एम सॉरी, आई हैव टू गो होम। आई हैव टू गो होम क्यों? क्योंकि घर से दबाव है, जल्दी हो। तो एक ऐसा नेसेसिटी जहां पर बाहर से कंपल्सन रहता है, बाहर से प्रेशर रहता है, तो वहां पर आप हैव टू लगा देते हैं। और अगर कोई कंपल्सन नहीं, मैंने किसी का कुछ लिया है और मैं फील कर रहा हूं कि मुझे उसको देना है, तो हम कहते हैं हेलो आई मस्ट गिव हिम। दबाव नहीं है कोई, आई मस्ट गिव हिम। और अगर दबाव है तो आई हैव टू। बात समझ में आ रहा है? हैव टू और मस्ट के अंतर समझ रहे हैं? एक्सटर्नल कंपल्सन किस में है? हैव टू, ठीक है। और मस्ट सिर्फ आपको नेसेसिटी को फील कराता है कि ऐसा करना जरूरी है। अब कोई बहुत बीमार है तो आप कहते हैं हेलो लिसन यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, तुम जरूर डॉक्टर से मिलो। यहां नेसेसिटी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। जनरल सजेशन भी दे सकते हैं कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, लेकिन यहाँ जनरल सजेशन का मतलब हुआ आपके पास ऑप्शन आ गया, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी नहीं जाएंगे भी। लेकिन जब आप बहुत बीमार हैं तो जाना जरूरी हो गया, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, यू मस्ट विजिट हिम। आपका एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, आपका ध्यान रखता है, आज बीमार है, हॉस्पिटल में है, हम आपको क्या कहेंगे कि यू शुड विजिट योर फ्रेंड, कि यू ऑट टू विजिट योर फ्रेंड। ऑट टू नैतिक जिम्मेदारी बनता है, नहीं? तो आप सेंस को समझिए कि कहां जरूरी है, कहां जनरल सजेशन देना है, कहां मोरल सजेशन देना है, कहां नेसेसिटी और कंपल्सन को बताना है। अभी हम लोग मस्ट के बारे में लिखेंगे। मस्ट का पहला यूज लिखिए, मस्ट के फर्स्ट यूज। हेलो, ये फर्स्ट यूज ऑफ मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग, राइट डाउन, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, COMPULSION, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन। मुन्ना आप नहीं लिख रहे हैं, कलम नहीं है आपके पास, हम दें? है मूड नहीं है क्या, हम दें? हमारे पास मूडो है, एटीट्यूडो है, मॉडलो भर्व है, सब है। नहीं, कुछ बच्चे जो लेट से आते हैं ना, उनका सोचा चलो अब तो लेट हो ही गए हैं तो अब हो ही गए हैं, मतलब आज अब हो गया। अरे ऐसा नहीं है, जहां से कहावत नहीं है जभी जागो तभी सवेरा। आप जब अभी आए हैं तो आपका क्लास अभी शुरू हुआ और आप अभी से शुरू हो जाइए। एक तो गलती हुआ कि लेट हो गया, और डबल गलती ये हुआ कि आके कुछ लिख नहीं रहे। इसलिए जितना ही लिखेंगे उतना ही काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, स्पेलिंग भी लिखा रहे हैं, COMPULSION, कंपल्सन। कंपल्सन का हिंदी क्या होता है? बाध्यता, ऐसा करने के लिए आप बाध्य है, मजबूर है, उसको कहते हैं कंपल्सन। नहीं, देखते हो एग्जाम में एक सब्जेक्ट होता है जो होता है कंपल्सरी, आपको करना ही होगा, वो होता है कंपल्सरी। यस यस। तो मस्ट का प्रयोग कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, OBLIGATION, OBLIGATION, moral obligations
को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आइए, हेलो। हाँ, यस, इसके एग्जाम्पल लिखा जाए। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशंस क्या होता है, कंपल्सन क्या होता है, दैट वी विल लर्न इन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिए। कंपल्सन बाध्यता क्या होता है। आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका घर है, हाँ, ये गेट है। अब कोई क्या करता है, आके गेट पे गाड़ी लगा देता है आपके गेट पे। अब आपका आना जाना गड़बड़ हो गया। अब बुलाओ, कहाँ गया ड्राइवर रे, गाड़ी हटाओ, ये वो। आपने वहां पर एक नोटिस लगा दिया है, इश्तिहार, इंग्लिश में नहीं, नो पार्किंग नहीं लगाते हम लोग, मॉडर्न वर्ब लगा के लगाते। देखिए, कार्स, CARS, कार्स। हाँ, मैथिली में लिखेंगे, इतने लगा भी हो कार, हमारा दिक्कत हुई है। देखो, अवधेश को कमेंट कर रहा है कि अवधेश जी आप बहुत दिन के बाद आए हैं। हमको नहीं लगता है जीवन में कोई दिन क्लास छोड़ा होगा। नहीं, कभी कभी छूट जाता। वो तो 2-3 दिन से क्लास बंद चल रहा था क्या? परसों बंद था। एक दिन आए, उस दिन तो वहीं से वापस हो गए थे। हाँ, 5 तारीख को। हाँ, 6-7। कार्स, अगला एग्जाम्पल, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड, must not be parked in front of the gate. Must not be parked in front of the gate. फिर से बोलते हैं, cars must not be parked in front of the gate. तो गेट के सामने कार लगाना मना है ना? लगाओगे तो फाइन लगे। एक और एग्जांपल, वन मस्ट कीप, वन मस्ट कीप, KEEP, कीप, वन, ONE, वन सब्जेक्ट में आ गया। वन मस्ट कीप, KEEP, कीप वंस प्रोमिसेस, वंस, फिर एक बार वंस, ONE', वन का पॉजेसिव केस है, देख लो। वंस प्रोमिसेस, PROMISES, प्रोमिसेस। अच्छा, अगर हम वादा करते हैं तो उसे निभाना होता है कि भूल जाना होता है? वही बात कहा है कि प्रोमिसेस मस्ट बी, क्या होना चाहिए? हाँ, केप्ट। तो यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, वंस प्रोमिसेस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जी, वन मोर एग्जांपल, वेरी गुड। द पेशेंट, द पेशेंट, PATIENT, the patient must take medicine in time. The patient must take medicine
टेक मेडिसिन इन टाइम। तो भाई अगर रोगी दवा अगर समय पे नहीं लिया तो वो बीमार हो जाएगा। और तो ये दवा लेना यहाँ पर नेसेसरी है। वहां पर डॉक्टर बाबू अंदर में आपको, आप अगर पूछें कि डॉक्टर जी क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या हमको होते नहीं कौन सा डाइट लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो वहां पर डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे, यू शुड टेक दिस, सुनो यू शुड नॉट टेक दैट। ये लेना चाहिए वो नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए वो ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहां पर शुड, शुड नॉट, शुड, शुड नॉट। और कोई चीज अगर जरूरी है ऐसा करना है, यू मस्ट। तो आप फील कीजिए जनरल सजेशन है, मोरल सजेशंस है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, अकॉर्डिंगली ऑट टू, शुड और मस्ट, ये तीनों रोटेट करते रहता, बहुत क्लोज मीनिंग रखता है ये तीनों। इसमें शुड का नॉर्मल मीनिंग है लेकिन मस्ट और ऑट टू एक जैसा मीनिंग रखता है। अच्छा, यू शुड स्पीक द ट्रूथ सही है कि यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ सही है? अच्छा, हम कहते हैं कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब देखिए यहां मतलब यहां ऑब्लिगेशंस तो है कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाता है। नैतिक बात समझते हैं, नैतिकता धर्म की बात, वो वहां पर आप जरूर ऑट टू लगा दीजिए। हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हमको इतना बड़ा कर दिया, अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप की देख रेख करें। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स। पेरेंट्स बच्चे को जन्म दे देते हैं, लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। बच्चे चाय की दुकान में कप धो रहा है, होटल में प्लेट धो रहा है, मोटर पे काम कर रहा है, थिएटर में काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर आपने देखा है? छोटे छोटे बच्चा सब काम करता है, दो चार को होटल में तो प्लेट धोने वाला मिल ही जाएगा तुम्हें, चाय बांटने वाला। अच्छा देखिए, अब जब एक माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो सिर्फ पैदा करना को कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं था। जिम्मेदारी पैदा होने के बाद शुरू होता है कि उसकी परवरिश करना, नहीं उसका शिक्षा दीक्षा संस्कार सारा चीज उसके अंदर देखना, ये नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं? अगर ऐसा नहीं किए तो आप अधर्मी हैं, पापी हैं, बोले तो और कुछ है। तो पेरेंट्स ऑट टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, वी ऑट टू टेक केयर आवर ओल्ड पेरेंट्स। अब देखो, हम कहते हैं कि ना तुम्हें घर में सवेरे उठना चाहिए कि जितना जल्दी आप उठते हैं उतना जल्दी काम शुरू होता है और उतना जल्दी आप काम को एग्जीक्यूट करके दिन से रिटायर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सवेरे उठना चाहिए। क्या, कब उठना चाहिए? 4 बजे? अच्छा चलिए, अच्छा चलिए एक सेकंड उठ, आप अच्छा सुनो ना मुन्ना, अरे 4 बजे उठो 10 बजे उठो, हमारा क्या आता है, 11 बजे तक सो जा, तो तुम समझोगे। अगर आप 7 बजे उठे, 6 बजे उठे, 8 बजे उठे आराम से, समाज को कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे उठने, है ना? मैं अपने बाल को नीला करूं, पीला करूं, काला करूं, उजला करूं, हरा करूं, दुनिया वाले को कोई दिक्कत? मैं अपना नाखून को लंबा करूं, छोटा करूं, मोटा करूं, किसी को कोई दिक्कत? कुछ ऐसा चीज है जो आपके पर्सनल के लिए है, वहां पर दूसरों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हम कहते हैं आपको महिलाओं का इज्जत करना चाहिए, ये सामाजिक जिम्मेदारी आ गया। अगर तुम महिला की बेइज्जती करोगे तो 10 आदमी आके टोके, क्या है रे बुआ, सुनो रे क्या हुआ रे, ऐसे शुरू हो जाएगा। अब तुम 8 बजे सो के उठो, एको को 10 आदमी पहुंचेगा तोरे घर पे, जो कहा उठा 8 बजे रे, पंचायत बैठाएंगे, तो वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जहां आप फील कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, वहां पर ऑट टू जैसे शब्द का यूज होना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, you ought to respect the women, you ought to help the needy and all that। कितना नंबर रूल लिखे?
फर्स्ट रूल हुआ। चलिए सेकंड रूल लिखते हैं मस्ट का। चलिए कवर करने वाले हैं फटाफट, टाइम तो लगता है थोड़ा एक एक करके कर, और ऊपर ऊपर भाग जाएंगे तो एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कर देंगे। मैं टाइम के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ठीक से लिखेंगे तो टाइम लगता है, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, और उड़ते उड़ते चलेंगे तो हम भी उड़ जाएंगे, आप भी उड़ जाइए। मस्ट का प्रयोग, अगला मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड FIXT, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन DETERMINATION। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प। हाँ, इरादा, पक्का इरादा मतलब समझे किसको कहते हैं? अडिग, जो बदलने वाला ना हो, ऐसा। जैसे हमारे महाभारत में वो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लिए थे, वही भीषण प्रतिज्ञा, ऐसा करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, फिर वैसा नहीं करेंगे, ये हो गया प्रतिज्ञा। सावधान, शारदा, शारदा ने श्रद्धा कपूर। कौन है वो? सिंगर है, एक्ट्रेस है। श्रेया घोषाल क्या है? नेहा कक्कर क्या है? किसको? लड़का, गलत जगह क्वेश्चन है, गलत जगह कर रहे हैं हम। ठीक हो, ये सबको याद है। ग्रामर का 2 रूल पूछेंगे तो बोलेगा सर बच्चे में पढ़े थे सर, नहीं याद है। वन मोर एग्जाम्पल, इसमें रूल क्या लिखे कि मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन को, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। पक्का इरादा, ऐसा इरादा जो कभी बदलेगा नहीं। हाँ, मजबूत इरादा नहीं। तो एक एग्जांपल, यू मस्ट, सॉरी, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, आई मस्ट हैव माई मनी बैक। लगता है आप जरूर पैसा वापस ले लेंगे। क्यों मस्ट लगा? ज्यादा पक्का है। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, हैव माई मनी बैक। बैक बैक वापस रे, देते हैं तो लेते नहीं है। चलिए सुनिए ना, आप ना उसको 1,000 रुपया जरूर दे दीजिएगा, बेचारा को बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लिखो, यू मस्ट लेंड हिम RS 1000, यू मस्ट लेंड हिम, LEND, लेंड मतलब होता है देना, अब बोरो मतलब होता है लेना। यू मस्ट लेंड हिम RS 100, ₹100, रुपीज को RS लिखते हैं, ₹100। ठीक है, चलिए मस्ट का तीसरा रूल, फटाफट बढ़ते चलिए। मस्ट के अगले रूल देखिए, मस्ट का प्रयोग, हाँ जी, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या लिखे? मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ड्यूटी, ड्यूटी समझते हो ना? देखिए, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। अब सैनिक का ड्यूटी है भाई लड़ाई करना। ए सोल्जर, SOLDIER, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री।
A soldier must fight, F-I-G-H-T, fight for his country, for his country. तो एक सैनिक को अपने देश के लिए जरूर लड़ना चाहिए। और एक फाइनल सेंटेंस जो सबके लिए है, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। हर आदमी को अपना काम कर, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। हर इंसान को अपनी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप कहेंगे हर इंसान का मतलब, देखिए अब आप अपने ही घर में ले लीजिए, मदर का रोल अलग है, फादर का रोल अलग है, ब्रदर सिस्टर का अलग है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का अलग है, हमारा अलग है। हर इंसान का कर्तव्य अलग अलग है। और कहना यह है कि हर एक इंसान, छोटा हो बड़ा हो, जिस संबंध में जैसा हो, और सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है, और वो सब अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए उनको। दैट मीन्स एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अगर नहीं करते हैं तो गड़बड़ है। चलिए अब हम मस्ट को छोड़ करके नीड की तरफ बढ़ते हैं। नीड, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि आ गया है नीड। क्या आया? नीड का मतलब क्या होता है? नीड मतलब जरूरी, जरूरत। इसको आप रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं। ओके, एक सेंटेंस देखो, हम उस दिन भी बताए थे, फिर से आज बता रहे हैं। हम कहते हैं कि आई नीड गो देयर, आई नीड गो देयर। इस सेंटेंस को अगर देखोगे गौर से, देख रहे हो इसको? अच्छा, सेंटेंस को। तो आई नीड गो देयर, ये सेंटेंस आपको सही दिखता है कि गलत दिखता है? जी, चश्मा वाला भाई आता नहीं, आप गौर से देख लीजिए, दिख रहा है? ये सेंटेंस सही दिख रहा है ना? हाँ, मुंह कान सही है इसका? नहीं है? ये कह रहा है नहीं है? क्या छूट गया? बिंदी लगाना। ये सेंटेंस गलत है मेरे भाई। क्यों गलत है? नीड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता ही नहीं है। ये सेंटेंस को अगर सही करना है तो आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट गो देयर। तो ये क्यों नहीं सही है सर? अरे नीड का अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है। नीड आई गो देयर, कि हमको वहां जाने की जरूरत है। नीड आई, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये वाला गलत है। नीड का और डेयर का याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं है। अगर इसके यूज होंगे तो इंटरोगेटिव में, प्रश्न वाला में, या फिर नेगेटिव में जहां पर नॉट रहेगा वहीं पर होगा। नीड डेयर का यूज कहां नहीं है? अफर्मेटिव में नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? क्यों? अच्छा, नीड और डेयर, इसको कौन सा वर्ब कहते हैं? कौन बताएगा? नीड और डेयर कैसा वर्ब है? मॉडल वर्ब तो हम लोग देख ही रहे हैं। मॉडलों में एगो और मॉडल है, नया मॉडल। एनीवन? अरे अब थोड़ा क्लू देते हैं। ऐसा मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे और मेन वर्ब का भी काम करे। मार्जिनल। देखो 3 दिन पहले पढ़ाए हैं, 3 दिन में भूल गए। इतना स्ट्रांग मेमोरी है हमारा। ये तगड़ा मेमोरी रखते हैं हम लोग, लेकिन जी, ये ह्यूमन नेचर है। मैं बताता हूं, आज जो सीखा ना, आज जो सीखा वो कल तक
मुश्किल से 30-40% तुम्हारे दिमाग में रहता है, बाकी 60% समझते हैं। लोग खूब पढ़ लेते हैं, कहते हैं सब कुछ घुस गया, नहीं अभी नहीं घुस, धीरे 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 धीरे। एक कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के जो भी पढ़ते रहते हैं वो स्टोर हो जाता है। अब उसको फिर से बाहर निकालना होता है रिवीजन के। तो मोस्टली जब हम रिवीजन करते हैं तभी असली पढ़ाई होता है, क्योंकि दोबारा तब हम चीजों को याद रख पाते हैं। पहली बार समझ जाते हैं, चीज ठीक हो जाता है, लेकिन फिर उसको हम भूल जाते हैं। ये हमारा टेंडेंसी है, ऐसा मेरा नहीं सबका, ये ह्यूमन नेचर की बात करते हैं हम। चलिए, तो नीड और डेयर का यूज अफर्मेटिव में होगा कि नहीं होगा? कहां होगा? बहुत सुंदर बात, चलिए लिखिए, ऊपर में हेडिंग बना दीजिए नीड। यूज ऑफ नीड NEED बनाया। ठीक है, पहला रूल, नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना या पढ़ना, की आवश्यकता होना या पढ़ना के अर्थ में, आवश्यकता होना या पढ़ना के अर्थ में, के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा ना, दोनों फॉर्म क्या होता है देख, जैसे हम कहते हैं कि NEED माई हेल्प, इस सेंटेंस में कुछ गलती लग रहा है आपको? गौर से देखिए, बच्चा वाला गलती करे हैं वहां पर, है हिम्मत तो पकड़िए ग्रामर का। ठीक, एक, हाँ नहीं है, तो आप बताइए ना हमको क्या है। हम आपको दो बात बता दी, नीड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अब हमको क्या पूछ रहे हैं, सेंटेंस को देख, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? तो हमने तो कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज होता ही नहीं है, फिर गलती ढूंढो क्या है। हाँ, देखिए मैं ये नहीं
क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो रूल क्या लिखे हैं? हाँ जी, रूल लिखे हैं कि नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना या पढ़ना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होता है। यही है, देखो ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। यही लिखे हैं कि मेन वर्ब जब है तो या तो सिंगुलर है मतलब एस लगा हुआ है, या प्लूरल है बिना एस है। हमें पता है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट होगा वैसा नंबर होगा इसका। सिंगुलर बना था तो एस लगाया था। आई अपवाद है, आई वाले वर्ब के साथ एस एस नहीं लगते तो हमने नहीं लगा। अगर वी लगा दिए तो क्या होगा बाबू? वी नीड होगा कि नीड्स होगा? फिर से एस नहीं बोलिए, वी प्लूरल है, नीड होगा। और दे में भी नीडे होगा, प्लूरल है। और यू में भी सॉरी नीडे होगा। तो सिर्फ आपका एस कहाँ लगता है? ही, से, इट। और अगर कोई सिंगुलर नाम है कुछ भी तो इसमें एस और ई एस वर्ब में लग जाता है, आई मीन भी फैब होता है। ये समझ में आ गया? चलिए नीड का दूसरा रूल लिखिए। एग्जाम्पल नहीं लिखे इसमें, लिखिए लिखिए, हम लिखाते हैं। आई नीड ए बुक, हमको एगो किताब की जरूरत है। आई नीड ए बुक, आई नीड ए बुक। एक बार थोड़ा सा और टोकेंगे कि आई नीड ए बुक में नीड हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? सब क्यों नहीं बोलते? मुझे इस बात का दुख रहता है कि 4 गो बच्चा बोला, 4 गो बाकी नहीं बोला। नीड यहां मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब। अच्छा, अगर मैं ये पूछ दूं कि ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है तो क्या कहोगे? सर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो नॉट रहेगा ना सर, या इंट्रोगेटिव में रहेगा ना, तभी हेल्पिंग होगा, वरना नीड कभी हेल्पिंग नहीं होगा सर। इस कारण से ये हेल्पिंग। एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। ही क्या लिखे? ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर। ही नीड्स टू गो देयर का मतलब हुआ कि उसे वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाने की आवश्यकता है। यहां पर नीड हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो नॉट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब हुआ कि उसमें नॉट रहेगा, और अगर मॉडल वर्ब नहीं है तो नॉट नहीं है। तो अब ये जो नीड है यहां पर, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? हाँ, क्योंकि उसमें नीड नहीं है। हाँ, यस एनीवन जी? इसका आदत है अपने बोलता कहता है, बोल तुम बोलो ना इसको। एक सेकंड, क्या करते? हाँ तो वही तो है, तो और क्या? तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगा रहे हैं तो तातेतीय ना हो गया, सिंपल प्रेजेंट ना होगा। किसका, कौन वाले का? अरे उसे मेरी मदद की जरूरत है यार, कल आया था कि डीएनटी हेल्प नहीं करोगे? हाँ, ये भगवान, अरे ताते नहीं। आप जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो शायद आप एब्सेंट होते हैं। आई एम, देखिए बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, थोड़ा सब सीखो यही। देखिए जिज्ञासा ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। एक छोटा बच्चा एबराइट, छोटा बच्चा तितली पकड़ता था, मालूम है? तितली पकड़ते पकड़ते वो बायोलॉजी के बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। जिज्ञासा, अब ये बुआ को जिज्ञासा आया है थोड़े मन में, देख लेते हैं। इनका मानना है, आज देखो यही ट्रेडिशनल पढ़ाई है जिसको हम लोग गलत ढंग से पढ़े हैं।
हमने, तुमने, सबने, यहाँ जितने बैठा है सब बोलेगा। हमारा गुरुजी हमको सिखाया टीएनटी, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो लगा रहे उसे सिंपल प्रेजेंट समझना। अब जब पढ़ते हैं तो गुरुजी कहता है रे डीएनटी क्या पढ़ा दिया है तुमको रे, तो सब गलत है। ऐसा थोड़ी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। हम कहते हैं आई एम डीएनटी। अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन है ये कौन सा टेंस है, तो इसमें तातेती कहां है? मैं डीएनटी था, मैं डीएनटी थी, क्या हुआ? तब फिर कोई जरूरी नहीं कि हर जगह। अब देखो ना, हम कहते हैं मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज, दूध मीठा होता है। अब कहोगे सर यही है सिंपल प्रेजेंट, इसमें तो ता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस दो तरह का हो, ऐसे भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, और इधर कॉम्प्लीमेंट होगा, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हमेशा V1 V5 नहीं होता है बस। यानी दिक्कत, बात समझा क्या? अच्छा इस स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस बनाओ तो सब्जेक्ट है, इज एम आर है, कॉम्प्लीमेंट है, एक सेंटेंस हो गया। आई एम हैप्पी बन गया सेंटेंस, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। वी आर स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है एक तो जो अभी ये कह रहा था ताते थी हैबिचुअल एक्शन, मैं खाता हूं, पढ़ता हूं, आता हूं, जाता हूं, लेता हूं, देता हूं, कहता हूं, सुनता हूं, करता हूं, ये सब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ्स, फैक्ट्स, रियलिटी, तो ये सब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है, मैन इज होता है ना जी, कौन सा टेंस है? क्यों? फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, कहां से कहां चले, क्या लिखे? मस्ट के बारे, इसके नीड के बारे में लिखे, पहला रूल लिखे हो ना, दूसरा रूल लिखिए अब। गोइंग फॉर दूसरा रूल, ठंडा बहुत है क्लास में, ठंडा लग रहा है जी? ठंडा लग नहीं रहा है, तुम्हारा ध्यान ठंडा पे है। देखिए नीड नॉट, अच्छा नीड नॉट दो तरह से लिखते हैं, एक का हम लोग तो ऐसे लिखते हैं NEEDNOT, ये एक, और एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं कैसे, ऐसे NEEDNT, देख रहा है यहाँ पर DNT आ गया, क्या आया? निडंट, नीड नॉट या निडंट, नीडंट। स्पोकन जब हम बोलते हैं ना, स्पीकिंग जब होता है तो हमेशा ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है, और जब हम लिखते हैं तो ये बिग फॉर्म लिखा जाता है। अब बोलने टाइम में, कन्वर्सेशन वगैरह में, डायलॉग्स वगैरह में हम लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं। तो दूसरा रूल लिख रहे थे क्या? देखिए नीड नॉट और निडंट एक ही चीज हुआ, का प्रयोग, हाँ, नीड नॉट निडंट, उसी को ऑब्लिक करके लिख दो ना, नीड नॉट, ये वाला निडंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल MARGINAL, मार्जिनल ऑक्सिलरी AUXILIARY, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में
नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव NEGATIVE, नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब एक चीज तो है, देखो हम यहां पर कहते हैं आई और यहां पर हम कहते हैं ही। बंधु बंधु, हे मुन्ना, इधर देखो, हेलो, इधर देखो। आई कौन सा पर्सन है? जिससे नहीं पूछा वो सब बोला, जिससे पूछा वो नहीं बोला। ए राम बोला, तुम क्यों नहीं बोला? तीन गो पर्सन है रे, तीन गो, हम तुम और वो, और है ही नहीं कोई। ए मैं हूं, मैं कौन सा पर्सन? और ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। मैं क्या कह रहा हूं कि आई के साथ जो वर्ब लगता है उसमें एस यस नहीं लगता, एक्सेप्शन है। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। आई मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहता है कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को नहीं मानता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब को प्लूरल होना चाहिए। आई कहा कि मैं नहीं मानूंगा, आई बोला मैं सिंगुलर रहूंगा, मेरा वर्ब प्लूरल रहेगा, हम अपने जात वाला वर्ब नहीं लेंगे। ठीक है, तो आई में हमने लगाया आई नीड, आई नीड, ठीक है, और ही में भी लगा दिया नीड। क्या लगाया? अब बताइए कि कहां पर एस होगा, कहां पर एस नहीं होगा, कौन बोलेगा? हाय मेरे भाई, मैं इसको मेन वर्ब बनाऊंगा ही नहीं, मैं मॉडल वर्ब बनाऊंगा। हाँ, अगर मैं मॉडल वर्ब बनाऊंगा तो सर, मॉडल वर्ब जब बनाइएगा तो ना इसमें ऐसा, इसमें तो वैसे भी नहीं मतलब लगेगा, आई में यहां लगना था, नहीं लगेगा। तो आई नीड नॉट गो देयर, और इसमें भी वही होगा, ही नीड नॉट गो देयर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ही के साथ नीड में एस क्यों नहीं लगा? हाँ, क्योंकि मॉडल वर्ब है सर, मॉडल वर्ब में एस ING ED NT ये सब नहीं लगता है सर, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। यानी दिक्कत। और वैसे भी कभी भी वाक्य अगर नेगेटिव बनेगा ना, बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव नहीं बनता है, वाक्य बनता ही नहीं। कोई भी सेंटेंस का वाक्य हमने कैसा भी आप नेगेटिव बनाओ, बिना नॉट का नेगेटिव नहीं बनेगा। और अगर नॉट लग गया इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है पीछे। यहां नॉट है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा कभी भी, क्योंकि मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता है। ये नॉट है तो ये हेल्पिंग वर्ब है कभी भी, ये कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या नहीं लगता है? नॉट लगता है कि नहीं लगता है? कभी नहीं लगता है। नॉट किसके बाद लगेगा? घबराना नहीं बंधु, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप मुझे ये बताना, इनको थोड़ा बताने देना तुम लोग कि टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब कितना है? 11 गो। यही 11 पे संसार चलेगा? चलिए आपसे छोटे पूछते हैं, एकदम घबराना नहीं। हम भी तुम्हारे उम्र में थे तो एकदम नहीं घबराते थे, थोड़ा शर्माते थे, घबराते नहीं थे। हाँ बोलिए, टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना है? अब बिंदास बोलो, बोला ना 11, इसको हम लोग लटका दिए। तू भी बोलो। हाँ 12 गो। तो बोलो ना खुल के, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना बोलना बोलो, जल्दी बोलो। 11।
बगले में ना बैठे हो, इधर से पूछ लेते हैं, मत घबराना। क्या गो है? क्या गो है? हाँ 24 को है। 11 को तो प्राइमरी है और 13 को मॉडल वर्ब है, 24 को है। इसमें 3 को और हम लोग ऐड कर देते हैं, बी को, बीन को, बीइंग को। पर ना आप इसको भूल जाओ ना, आप इतना ही याद रखो ना 24, इसी में इंग्लिश पूरा कंट्रोल रहेगा। हेलो, टोटल 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 हेल्पिंग वर्ब कितना है? 24। कल नहीं ना बदल दोगे स्टेटमेंट? हाँ मुन्ना, 24 को मैं थोड़ा बांटो तो कितना कितना। 11 को प्राइमरी टेंस में यूज होता है, डू डज डिड इज एम आर हैज हैव हैड वाज वेयर। 13 को मॉडल वर्ब, शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड यूज टुडे। याद रहेगा कि भूल जाओगे? बस अरे इतना ही तो है, पूरा इंग्लिश इसी पे टिका हुआ है। इसके बाद कहां कुछ देख रहे हैं? कुछ तो है ही नहीं, एकदम लिमिटेड चीज है। जिस दिन तुम इस 24 के रूल समझ गए कि ये कहां लगता है, उस दिन तुम मॉडल वर्ब के पंडित कहलाओगे। और मॉडल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी को कंफ्यूज कर देगा, खरा खरा चित कर देगा। ऐसा सब्जेक्ट है ये, जितना पढ़ोगे उतना कम है। पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, फिर भी थोड़ा कम है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। हाँ? इसमें एक एक एक्सप्रेशन के लिए 3 मॉडल वर्ब लगा है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लगा दिए ये तो देखते हैं ओ, लगा दिए ओ तो देखते हैं ई। और जब आप आंसर सही नहीं पकड़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है। नो प्रॉब्लम। क्लास को कहां पर छोड़ा जाएगा? यहीं पर। टाइम हुआ? ओके। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल तो ये तो है ऊपर में दोनों एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है? रूल क्या लिखे थे? हाँ ठीक तो है, आई नीड नॉट गो देयर और ही नीड नॉट, एक ही है, ही डिड नॉट गो देयर। मुझे ये दिखाना था कि दोनों नीड में देखो पर्सन चेंज हो रहा है, एस नहीं लग रहा क्योंकि मॉडल वर्ब है। मुझे ये दिखाना था कि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। मॉडल वर्ब लगभग खत्म है। अगला दिन 2-4 ठो रूल फटाफट बता के